आज का टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कल मैंने बताया था, कोटि का अर्थ होता है कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता का परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाए। शून्य कोटि से स्पष्ट हो रहा है कि यानी उस रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी ऐसा अणु नहीं हो कि जिसकी सांद्रता को परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा हो। जैसे मान लीजिए मैंने अभिक्रिया लिखी है, ए से कोई उत्पाद बन रहा है, तो इस अभिक्रिया का वेग यानी dx बट्टे dt इज इक्वल टू k। अब यहाँ अभिकारक क्या है, A, उसकी सांद्रता। चूंकि अभिक्रिया वेग किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता की किसी घात पर। अब अभिक्रिया कैसी है, ये शून्य कोटि की है, इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ पर घात होगी 0। तो ये हो गई शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, यानी यहाँ पर घात कितनी होगी, 0। तो प्रयोग के द्वारा देखा गया है कि कुछ अभिक्रियाएं जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इनकी अभिक्रिया कराई जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उस समय HCl गैस बनती है। ये अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि HI का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन कराया जाए तो ये अभिक्रिया भी शून्य कोटि की होती है। ऐसा देखा गया कि सामान्यतः अधिकांश अभिक्रियाएं जो शून्य कोटि होती हैं उनमें कोई न कोई उत्प्रेरक अवश्य होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण देखिए, मान लीजिए हमने कोई अभिक्रिया ली है जिसमें A से उत्पाद बन रहा है। अभिक्रिया के प्रारंभ में उसकी सांद्रता स्मॉल a मानी है मैंने। चूंकि अभिक्रिया जब आरंभ होती है उसमें उत्पाद कुछ नहीं होता, यानी उत्पाद हो गया उस समय 0। t समय बाद मान लीजिए x उत्पाद बन गया, a सांद्रता ली थी हमने, उसमें से x उत्पाद बन गया, तो शेष सांद्रता जो रहेगी वो रहेगी a माइनस x, यानी प्रारंभ में सांद्रता A है और t समय बाद सांद्रता A माइनस x है। तो इस अभिक्रिया का यदि हम वेग लिखें, अभिक्रिया वेग का यानी dx बट्टे dt इजिकल टू k, अभिकारक A है तो A की सांद्रता, चूंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की इसलिए पावर 0। हमें करना क्या है, हमें अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना है। अभी हमने सिर्फ अभिक्रिया का ये वेग यानी वेग समीकरण लिखा है हमने। तो देखिए हम क्या करें इसमें, अब इसको ऐसे लिखें, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। चूंकि a पे पावर 0 है यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू k और dt इधर ले आ तो ये हो गया dt। dx इज इक्वल टू k इंटू डी टी। अब करें इसका समाकलन कर दें, समाकलन करने पर तो dx का इंटीग्रल और k इंटू इंटीग्रल ऑफ dt। तो यदि हम dx का समाकलन करें तो ये हो गया x, और k इंटीग्रल dt का करें तो जो हो जाता है kt प्लस c। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। चूंकि यह समीकरण हमारा समाकलन के बाद प्राप्त हुआ है, इसे कहते हैं समीकरण 1 शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है।
तो ये हमारा हो गया समाकलित वेग समीकरण। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रारंभ में समय कितना था? 0। प्रारंभ में समय 0 था, उसमें उत्पाद x कितना था? प्रारंभ में उत्पाद बनता ही नहीं है, यानी 0 हो गया। तो यदि हम t और x के मान समीकरण 1 में रख दें, t तथा x के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x कितना है? 0, के t कितना है? 0 प्लस c, तो इससे c क्या निकल जाएगा? c इक्वल टू 0। अब हम c का मान जो 0 निकल गया है उसी समीकरण 1 में रख दें। c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू के टी प्लस, और c का मान है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू के टी। ये हम k निकालें तो k हो जाएगा x अपॉन टी, जहाँ k क्या होता है? k है वेग स्थिरांक। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k बराबर x बट्टे टी। x क्या है? ये हमारी उत्पाद की मात्रा है, t क्या है? समय है। अब निकालें इसका हम मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। तो देखिए, यदि k का मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा? x का मात्रक बट्टे t का मात्रक। x का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, क्योंकि ये सांद्रता है। और t क्या है? समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, लेकिन सेकंड नीचे है तो ऊपर आके हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो हमने देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स होता है। एक तरीका और है, उस तरीके में जैसे मैंने लिखा है कि अभिक्रिया ए से उत्पाद बनना है, प्रारंभिक सांद्रता उसकी A0 है, उस समय उत्पाद 0 हुआ। t समय बाद मान लीजिए उसकी सांद्रता A रह जाती है, तो उस समय उत्पाद स्वाभाविक है, प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, इतनी रह गई, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वो उसका उत्पाद की मात्रा हो जाएगी। अच्छा, अब की बार मैं लिखूंगा तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग में आपने देखा था कि अभिकारक के लिए चूंकि अभिकारक की मात्रा कमी आती है तो लगाते हैं माइनस, फिर लेते हैं डी, फिर लेते हैं अभिकारक जो भी है ब्रैकेट अपॉन डी टी इजिकल टू क्या? के इंटू अभिकारक की सांद्रता। अब चूंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो यहाँ हो गया 0। तो मैंने अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सिर्फ क्या लिखा है? मैंने तात्क्षणिक वेग लिखा है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो जाएगा डी ए डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि ए की पावर हो गई 0, हो गई 1, या मैं इसे ऐसे लिखूँ माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू टी टी। अब हम करें इसका समाकलन। समाकलन करने पर, क्योंकि हमको समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना है, तो यहाँ माइनस इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू के इंटीग्रल ऑफ डी टी, इसका समाकलन होता है माइनस ए, और ये हो जाएगा के टी प्लस सी। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसे कहेंगे, इस समीकरण को शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं।
यानी समीकरण एक को क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। अब फिर वही करेंगे कि प्रारंभ में t कितना था, प्रारंभ में समय 0, यानी जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई उस समय 0, और प्रारंभ में अभिक्रिया की सांद्रता ये क्या, ये अभिकारक की सांद्रता है। तो अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में कितनी थी, A0। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में कितनी है, A0 है। को समीकरण एक में रखने पर, रखें जरा, तो देखें जरा, यहां मान लगाएंगे तो यहां -a के स्थान पर हो जाएगा A0 इज इक्वल टू के, टी का मान 0 है प्लस c, तो इसलिए c इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा -A0। अब क्या करना है, c का मान उठाकर रख दें हम समीकरण एक में रखने पर। अब देखिए समीकरण एक क्या था, समीकरण एक था -a ब्रैकेट में इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी, और सी का मान कितना है -A0। अब एक काम करें कि हम KT को इधर ले आए, तो जो क्या KT इज इक्वल टू, और इस A0 को इधर ले आओ, तो जो हो गया प्लस के, इसको ऐसे रहने दिया हमने, तो जो हो गया ऐसे। तो इससे K निकल के आ जाएगा A0 माइनस A/T। तो इस तरीके से हमने ये वेग स्थिरांक हमने ज्ञात कर लिया। पहले K इक्वल टू x/T निकाला था, इस बार हमने ये निकाल लिया। ये हो गया हमारा वेग स्थिरांक। और यहाँ भी यदि हम इसका मात्रा निकालेंगे तो वही निकल के आएगा, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये प्रारंभिक सांद्रता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, ये भी सांद्रता है, इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर, और ये समय इसका मात्रक सेकंड इनवर्स। तो ये दोनों चीज सेम होंगी। तो इस प्रकार से हमने दो तरीके बताए मैंने आपको, दोनों तरीके से आप शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों से यदि हम k निकालेंगे, वेग स्थिरांक निकालेंगे, तो पहले तरीके से k बराबर x/t, x का मतलब हो गया उत्पाद की मात्रा, बात वही है, यहाँ भी उत्पाद की मात्रा ये है ऊपर, बस यहाँ प्रारंभिक सांद्रता में से यदि हम अंतिम सांद्रता घटा देंगे तभी उत्पाद सांद्रता होगी। ये दो तरीके हो गए समाकलित वेग समीकरण को ज्ञात करने के। अब बताएंगे आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर अर्धायु होती क्या है। अर्धायु यानी वह समय जितने समय में किसी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, उसे कहते हैं अर्धायु। जैसे मान लीजिए कि कोई ये अभिकारक है, ये उत्पाद बन रहा है, मान लो प्रारंभ में उसकी सांद्रता A0 है, प्रारंभ में, और जितने समय उसकी सांद्रता उसकी आधी रह जाए वो समय हो गया T। यानी मैं कह सकता हूँ, मान लीजिए कोई कारक जिसकी सांद्रता प्रारंभ में मान लीजिए 12 मोल प्रति लीटर है, यदि 10 मिनट में उसकी सांद्रता 6 मोल प्रति लीटर रह जाती है, तो उस अभिक्रिया की जो अर्धायु होगी वह
10 मिनट होगी। तो हमने देखा कि अर्धायु का मतलब हो गया कि जब समय कितना हो, टी हाफ हो, और उसकी जो शेष मात्रा है यानी ए वो कितनी हो, प्रारंभिक मात्रा की आधी, वो होता है अर्ध आयु। यानी अर्धायु काल में शेष मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। तो हम देखें, हमने के का मान निकाला था, के इजिकल टू ए जीरो माइनस ए अपॉन टी। तो यहाँ ज़रा हम मान लगा दें तो ये तो इतना ही रहेगा माइनस, अब ये शेष मात्रा है, ये ए जो ब्रैकेट में, ये क्या है, अभिकारक की शेष मात्रा, और वो कितनी है, जब अर्धायु यानी समय टी हाफ कर दिया जाए, यानी इसको टी हाफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो के इक्वल टू हो जाएगा ए जीरो अपॉन टू अपॉन टी हाफ, यानी के इक्वल टू कह सकते हैं हम कि ए जीरो जो हो गया 1 अपॉन टू टी हाफ, मैं टी हाफ इधर ले जाऊँ तो हो जाएगा टी हाफ इजिकल टू 1 अपॉन टू के ए जीरो। तो ये हमारा अर्ध आयु समय में प्रारंभिक क्षमता से क्या संबंध है वो हमने ज्ञात कर लिया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टू कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसलिए कह सकते हैं कि जो अर्धायु है वो सीधी सीधी समानुपाती होगी प्रारंभिक क्षमता के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु उसकी प्रारंभिक क्षमता के सीधी सीधी समानुपाती होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के 3 मुख्य लक्षण हैं और तीनों को ठीक से समझ लें। पहला जो लक्षण है वो लक्षण बताता है अर्ध आयु यानी टी हाफ और प्रारंभिक क्षमता यानी ए जीरो में संबंध। अभी हमने देखा था कि टी हाफ इजिकल टू 1 अपॉन टू के इंटू ए जीरो कंसंट्रेशन, यानी जो अर्ध आयु है वो प्रारंभिक सांद्रता के सीधी समानुपाती होती है। अभी अभी हमने देखा, यानी यदि हम क्या करें कि अर्धायु और प्रारंभिक सांद्रता के बीच यदि ग्राफ खींचें तो क्या होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा प्राप्त होगी जो कि बिल्कुल ओरिजिन से जाती है। कैसे, जरा थोड़ा समझ लें। जैसे रेखा का समीकरण आपने पढ़ा है कि y इजिकल टू mx प्लस c, ऐसा रेखा का समीकरण होता है। तो यहाँ पर मैं यदि हम ग्राफ खींचूं मैं ऐसे करके, ये y अक्ष है, ये हमारी x अक्ष है, तो y अक्ष पर कौन है, y पर टी हाफ है, यानी अर्धायु हमारी ये हो गई, और x अक्ष पर कौन है, ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये x अक्ष पर हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि रेखा की जो ढाल है m वो कितनी है, वो 1 अपॉन टू के है रेखा की ढाल। चूंकि ये प्लस में है इसलिए क्या होगा कि ये रेखा ऊपर की ओर ऐसे जाएगी, और ये हमारा स्लोप यानी ढाल m इजिकल टू 1 अपॉन टू के हो जाए। तो देखा हमने कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि अर्धायु और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक
सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और उसका जो स्लोप है वो m इजिकल टू 1/2k होता है। दूसरा लक्षण है शून्य कोटि की अवक्रिया का दर और प्रारंभिक सांद्रता में संबंध। तो देखिए हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अवक्रिया की दर यानी dx/dt इजिकल टू k इंटू कंसंट्रेशन पे पावर 0, क्योंकि ये शून्य कोटि की अवक्रिया है। यानी मैंने इसको रेट लिख लिया सीधे से R। तो हम देख रहे हैं कि जो रेट है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी यदि हम इसे y माने, ये हमारा mx प्लस c रेखा का समीकरण है, तो y अक्ष पर कौन है? रेट R। x अक्ष पर कौन है? प्रारंभिक सांद्रता। तो उस समय जो m है यानी रेखा का ढाल है वो क्या होगा? चूंकि दर सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, इसलिए क्या होगा? ये जो हमारी ग्राफ है वो हमें क्या होगा? x अक्ष के समानांतर हमें कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। तो शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए यदि दर और प्रारंभिक सांद्रता में ग्राफ खींचा जाए तो ये x अक्ष के समांतर हमें एक रेखा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि शून्य कोटि की अवक्रिया की दर उसकी सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती। तीसरा लक्षण हमें बताता है समय और शेष सांद्रता में संबंध। तो जैसे अभी आपने देखा कि k इजिकल टू a0 माइनस a/t, ये शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए अभी हमने निकाला था। तो इसमें हम निकालें तो क्या हो जाएगा? ये kt इजिकल टू a0 और a हो गया। a को इधर ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी, और kt इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, और a0 पहले से ही प्लस के हैं। अब जरा पुनः देखें रेखा का समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा? y इजिकल टू mx प्लस c, यानी x हो गया हमारा t बाई a और g हमारा हो गया m माइनस के। तो जरा इसमें ग्राफ खींचें, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो y अक्ष पर कौन आएगा? शेष सांद्रता, और x अक्ष पर कौन आएगा? समय, t आएगा। अब जरा m क्या होगा? m होगा माइनस के, यानी रेखा का जो ढाल है वो माइनस के, यानी माइनस का मतलब होता है यानी अब जो लाइन आएगी वो नीचे से ऊपर न जाकर ऊपर से नीचे आती है। आप जानते हैं इस बात को। यदि यहाँ प्लस होता तो रेखा ऊपर जाती, और ये माइनस है तो रेखा नीचे की ओर आएगी। और यहाँ पर जो रेखा का ढाल है यानी स्लोप है वो कितना हो जाएगा? m इजिकल टू माइनस के हो जाएगा। तो ये तीसरा लक्षण था समय और शेष सांद्रता, यानी कभी ग्राफ यदि समय और शेष सांद्रता के बीच दिया होगा तो उस समय ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए। तो हमने 3 लक्षण देखे ग्राफ के हिसाब से। पहला देखा हमने अर्धायु और प्रारंभिक सांद्रता में संबंध। तो शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए यदि अर्धायु और प्रारंभिक सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जाती है, कहां से? बिल्कुल ओरिजिन से। दूसरा बताया हमने आपको क्या कि अवक्रिया की दर रेट R और शेष सांद्रता a0 में संबंध। तो यदि अवक्रिया की दर और अवकारक की शेष सांद्रता के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो हमें x अक्ष के समानांतर एक रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अवक्रिया की दर है वो शून्य कोटि अवक्रिया में सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। और तीसरी कंडीशन आपके सामने है कि समय और यदि शेष सांद्रता के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो हमें क्या होता है?
एक हमें ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई रेखा प्राप्त होती है।